छोटा सा गांव, हरे भरे खेत, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। धूल भरी सड़क के किनारे धनराज का पुराना मशहूर ढाबा। मिट्टी के चूल्हे से उठता धुआं बारिश की ठंडी हवा के साथ पूरे गांव में फैल रही है। बारिश के बावजूद सुबह सुबह ही ढाबे पर भीड़ जुटने लगी है। अरे भाई वाह, आज तो खुशबू ने ही पेट भर दिया। अभी खाना बचा है क्या, या मैं यूं ही सूंघकर वापस चला जाऊं? तू तो रोज यही कहता है, फिर भी 3 प्लेट खाकर जाता है। अरे तेरे पेट में तो कुआं है क्या? कुआं नहीं भाई, ये वीरू के हाथ का जादू है। ऊपर से बारिश का मौसम, ऐसे में इसके हाथ की गर्मा गर्म चिकन करी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। गांव के बुजुर्ग मेज पर बैठे हैं। बाहर हल्की बारिश लगातार हो रही है। वीरू गर्मा गर्म खाना थाली में परोसते हुए उनके पास आता है। बाबा, आज खास आपके लिए मैंने मुर्गे की करी में थोड़ा धनिया पुदीना ज्यादा डाला है। इस बारिश में इसका स्वाद आपको और भी पसंद आएगा। बेटा वीरू, तुम्हारे हाथों की रसोई में ऐसा कमाल है कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाता है। जब से तुमने यहाँ खाना बनाना शुरू किया है, इस ढाबे की रौनक ही बदल गई है। अरे बाबा सही कह रहे हैं। पहले धनराज भैया खुद बनाते थे तो हफ्ते में एक बार पेट खराब हो ही जाता था। अब देखो, इस बरसात में भी लोग दूर दूर से सिर्फ वीरू के हाथ का खाना खाने आ रहे हैं। पास खड़े धनराज ये सब सुनकर मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, मगर उनके चेहरे पर तनाव साफ झलकता है। बाहर बारिश तेज होने लगती है। ये ढाबा मेरे बाप दादा का है, मेरे नाम से चलता है और तारीफ हो रही है इस नौकर की। ढाबे के अंदर धनराज गुस्से में बर्तन धो रहा है। वीरू अंदर आता है, हाथ में खाली थालियां लिए। चाचा जी, बाहर और लोग आए हैं, कहिए तो चिकन करी और बना दूं? आज तो भीड़ बहुत है। भीड़ तो होगी ही, तुम जो हो यहाँ, मेरा तो नाम भी भूल गए हैं लोग। चाचा जी ऐसा मत कहिए, ये तो आपका ही ढाबा है, आपके ही नाम से चलता है। मैं तो बस आपकी मदद कर रहा हूँ। मदद या मेरी जगह लेने की कोशिश? रोज लोग मेरे सामने ही तुम्हारी तारीफ करते हैं और मैं क्या हूँ यहाँ? बस एक तमाशा देखने वाला मालिक। चाचा जी आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो दादी ने मुझे सिखाया। आप जो भी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप मुझे रोक दीजिए तो मैं आज से खाना बनाना ही बंद कर दूं। नहीं, बनाते रहो, ग्राहक तो आने चाहिए ना। पर धनराज की आंखों में जलन साफ झलकती है। वह मुट्ठियां भींचकर बाहर की तरफ देखने लगता है, जहां ग्राहक बार बार वीरू का नाम लेकर उसे पुकार रहे हैं। ये जलन अब बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है। घर जाकर रूपा से बात करनी होगी। छोटा सा मिट्टी का घर। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। छप्पर से पानी की बूंदें टपक रही हैं। एक कोने में दादी चुपचाप बैठी हुई हैं। आंगन के बीचों बीच रूपा हाथ बांधे खड़ी है और तेज आवाज में घर के कामों को लेकर बड़बड़ाती जा रही है। सासू माँ, दिन भर बस यहीं बैठी रहती हो, घर का एक काम नहीं करती। बुढ़ापे में भी थोड़ा हाथ बटा दिया करो। बहू, मन तो बहुत करता है काम करने का, पर घुटनों में दर्द इतना रहता है कि उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। माफ कर दे बेटा। माफी से पेट नहीं भरता सासू माँ। घर में एक फालतू आदमी हो तो चल भी जाए, यहाँ तो 2-2 फालतू लोग बैठे हैं, आप और आपका वो लाडला पोता। बहू, वीरू फालतू नहीं है, वो तो दिन रात मेहनत करता है। बाहर चाहे कितनी भी बारिश हो, वो रोज ढाबे पर मेहनत करता है। ढाबे की सारी कमाई तो उसी की वजह से बड़ी है। कमाई बड़ी है तो घर में पैसा कहाँ है? सब कुछ तो आप दोनों का पेट भरने में ही खर्च हो जाता है। मुझे तो लगता है इस घर में आप दोनों बोझ बन गए हो। बहू, ऐसे शब्द मत बोल। मैं तो बस अपने बेटे के घर में अपने पोते के साथ बाकी की जिंदगी शांति से काटना चाहती हूँ। तो मंदिर चली जाओ, वहाँ खूब शांति मिलेगी। यहाँ घर में तो काम चाहिए, बोझ नहीं। दादी चुपचाप अपने आंसू पोंछकर सिर झुका लेती हैं। रूपा गुस्से में पैर पटकते हुए अंदर चली जाती है।
शाम ढल रही है। तेज बारिश हो रही है। वीरू ढाबे से भीगा हुआ और थका हारा लौटता है। उसके हाथ में दादी के लिए गरम गरम खीर की कटोरी है। दादी, देखो मैं क्या लाया हूँ। आज ढाबे पर एक ग्राहक ने खुश होकर मुझे इनाम दिया, तो मैंने सोचा आपके लिए खीर बनाकर लाऊं। अरे मेरे लाल, इतनी मेहनत के बाद भी मेरा ख्याल रखता है तू। भगवान तुझे सदा खुश रखे। दादी, आप उदास क्यों लग रही हो? क्या हुआ, बताओ ना मुझे। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी थकान है। तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। रूपा दरवाजे से ये सब देख रही होती है। तुरंत आगे आकर बोलती है, वाह वीरू, कमाई का इनाम खीर पर उड़ा दिया। घर के लिए तो एक पैसा नहीं लाता, बुढ़िया को खीर खिलाने चला है। चाची, ये तो बस थोड़ा सा प्यार है दादी के लिए, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। प्यार से पेट नहीं भरता वीरू, तुम दोनों को समझ लेना चाहिए। इस घर में सिर्फ मेहनत करने वालों की जगह है, प्यार बांटने वालों की नहीं। धनराज आंगन में आ जाता है। चेहरे पर गुस्सा और थकान दोनों साफ हैं। रूपा सही कह रही है वीरू, आजकल तू बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ने लगा है। ढाबे पर तेरी तारीफें सुन सुनकर मेरा ही सिर शर्म से झुक जाता है। चाचा जी, मैंने कब चाहा कि मेरी तारीफ हो? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। बस बहुत हुआ, आज रात खाने पर बात करेंगे इस बारे में। अभी जाओ, काम करो। तेज बारिश लगातार हो रही है। छप्पर पर गिरती बारिश की आवाज पूरे घर में गूंज रही है। हल्की दिए की रोशनी में सब खाने की थाली के सामने बैठे हैं। माहौल में तनाव साफ महसूस होता है। कोई कुछ नहीं बोल रहा। मैं अब और चुप नहीं रह सकती। सुनो जी, आज ही फैसला कर लो, या तो ये घर हमारा रहेगा या इन दोनों का। रूपा ठीक कह रही है। वीरू, माँ, मैंने बहुत सोच लिया है। अब तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। बेटा धनराज, ये तू क्या कह रहा है? मैं तेरी सगी माँ हूँ। तेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने तुझे माँ और बाप दोनों का प्यार देकर बड़ा किया। आज तू ही मुझे इस घर से निकालने की बात कर रहा है। माँ, मैं क्या करूँ? अब इस घर में आप दोनों के लिए कोई जगह नहीं है, और ऊपर से वीरू की वजह से लोग मुझे नहीं उसी की तारीफ करते हैं। अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, पर दादी को यहाँ से मत निकालिए। वे बहुत कमजोर हैं। कहाँ जाएंगी वे इस उम्र में? ये सब नाटक बंद करो वीरू। जितना नाटक तुम करते हो ना, उतनी मेहनत करो तो शायद कुछ बात बने। कल सुबह तक तुम दोनों को ये घर छोड़ना होगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। बारिश और भी तेज हो जाती है। छप्पर से टपकती पानी की बूंदों के बीच दादी फूट फूट कर रोने लगती हैं। वीरू उन्हें सहारा देकर पास बिठाता है। उसकी आंखों में भी आंसू हैं, मगर वह खुद को संभाले हुए है। ठीक है चाचा जी, अगर आपको यही मंजूर है तो मैं और दादी कल सुबह ही चले जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, दादी ने आपको हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार किया है, आपका कभी बुरा नहीं चाहा। बाहर तेज बारिश हो रही है। दादी वीरू का सहारा लिए घर के बाहर खड़ी हैं। दोनों कुछ ही पल में बारिश में पूरी तरह भीग जाते हैं। वीरू बेटा, हमने आखिर ऐसा क्या बिगाड़ा था इनका? मैंने तो जीवन भर सिर्फ प्यार ही बांटा है। दादी, आप रोइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। पर बेटा, अब जाए तो कहाँ जाए? इस तेज बारिश में हमारा सहारा ही कौन है? न सिर पर छत है, न कोई ठिकाना। दादी, भगवान ने जब रास्ता बंद किया है तो कोई नया दरवाजा जरूर खोलेगा। हम दोनों मिलकर हिम्मत नहीं हारेंगे। तेज बारिश के बीच दोनों धीरे धीरे गांव की सुनसान सड़क पर आगे बढ़ने लगते हैं। उनके कदम भारी हैं, लेकिन हिम्मत अब भी कायम है। तेज बारिश से बचने के लिए दोनों एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बारिश अब भी लगातार हो रही है और दोनों पूरी तरह भीग चुके हैं।
वीरू बेटा, एक बात याद आई मुझे। तेरे दादाजी का एक बहुत पुराना दोस्त था, गोविंद के पिताजी, नाम था रामलाल। वे भी एक ढाबा चलाते थे दूसरे गांव की तरफ। दादी, वो तो बहुत साल पहले की बात होगी। क्या अब भी वहाँ कोई है? हाँ बेटा, रामलाल तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनका बेटा गोविंद अब वो ढाबा चलाता है। बहुत ही सीधा और नेक दिल का लड़का है, बिल्कुल अपने बाप जैसा। तो क्या हम वहाँ जा सकते हैं दादी? अगर ये बारिश सुबह तक थम गई तो शायद हम वहाँ पहुँच जाएं। शायद वे हमारी मदद कर दें। चलकर देखते हैं बेटा। गोविंद का दिल बहुत बड़ा है, मुझे यकीन है वह हमें दर दर नहीं भटकने देगा। तेरे दादाजी की दोस्ती की कसम, वह जरूर हमारी मदद करेगा। तो सुबह होते ही हम गोविंद भैया के ढाबे की तरफ चलेंगे दादी। आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं यहीं आपके पास बैठा हूँ। गांव की दूसरी तरफ तेज बारिश के बीच गोविंद का छोटा सा सादा मगर बेहद साफ सुथरा ढाबा दिखाई देता है। ढाबा पूरी तरह मजबूत तिरपाल से ढका हुआ है ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। यार, गोविंद के हाथ का खाना अच्छा तो है, पर रामलाल चाचा के हाथ की वो बात कहाँ। उनकी मछली करी याद आती है आज भी। सही कहा भाई, अब तो बस पेट भरने आते हैं, वो पुराना मजा नहीं आता। गोविंद बेचारा कोशिश तो बहुत करता है। और एक बात माननी पड़ेगी भाई, गोविंद ने बारिश से बचने के लिए पूरा ढाबा तिरपाल से ढक दिया है। ऐसा बढ़िया इंतजाम मैंने आज तक किसी ढाबे पर नहीं देखा। बिल्कुल, तेज बारिश में भी यहाँ आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। सच कहूँ तो ऐसा अनोखा ढाबा पूरे इलाके में कहीं नहीं है। गोविंद पास ही खड़ा ये सब सुन रहा होता है। चेहरे पर हल्की उदासी है, मगर वह विनम्रता से मुस्कुराता है। चाचा, आप सही कह रहे हैं। पिताजी के हाथ में जो जादू था वो मुझ में नहीं आ पाया, पर मैं कोशिश करता रहूंगा। आप बस आते रहिए, यही बहुत है मेरे लिए। अरे नहीं बेटा, बुरा मत मानना। तू तो अपनी जगह बहुत मेहनती है, बस पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं कभी कभी। काका, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। बाबूजी के हाथों का स्वाद भला कौन भूल सकता है। मैं तो बस उनकी सीख और मेहनत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है एक दिन मैं भी आप सबका वही भरोसा जीत पाऊंगा। गोविंद उदास मन से अपने घर की ओर लौट रहा होता है। जैसे ही वह घर के पास पहुंचने वाला होता है, तभी उसकी नजर दूर से आते वीरू और दादी पर पड़ती है। उन्हें पहचानते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे, ये तो दादी माँ। दादी माँ, आप यहाँ? और वीरू भी? दादी माँ, आपकी ये हालत क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह इतनी दूर पैदल चलकर आप यहाँ कैसे? बेटा गोविंद, हमें धनराज के घर से निकाल दिया गया। हमारे पास अब कोई ठिकाना नहीं है। मुझे तेरे पिताजी की याद आई, सोचा शायद तू हमारी मदद कर सके। दादी माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आप फिक्र मत कीजिए, अब आप दोनों यहीं रहेंगे। ये घर भी आपका ही है और ये ढाबा भी। बेटा गोविंद, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। आज तूने हमें सहारा देकर अपने पिताजी का ही फर्ज निभाया है। यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। दादी माँ, ऐसा मत कहिए। आप मेरे लिए मेहमान नहीं, परिवार है। जब तक मैं जिंदा हूँ, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भैया, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। मुझे जो भी काम दे दीजिए, मैं मेहनत करके अपना और दादी का गुजारा कर लूंगा। बोझ की बात मत कर वीरू। तेरे दादाजी और मेरे पिताजी की दोस्ती खून के रिश्ते से भी बढ़कर थी। तू आज से मेरे ढाबे में ही काम करेगा और दादी माँ मेरी अपनी दादी की तरह यहाँ आराम से रहेंगी। घर के अंदर से चंपा बाहर आती है। अरे दादी माँ, आइए आइए, अंदर आराम से बैठिए। आपने तो सफर में बहुत तकलीफ उठाई होगी। बहू, भगवान तुझे और गोविंद को खूब खुश रखे। हम पर तो जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था, तुम दोनों ने सहारा दिया। कोई बात नहीं दादी माँ,
आप बस यहाँ अपने घर जैसा महसूस कीजिए। कुछ दिनों बाद तेज बारिश के बावजूद ढाबे का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। पूरा ढाबा मजबूत तिरपाल से ढका हुआ है। वीरू चूल्हे पर करी बना रहा है। बाहर बारिश हो रही है, फिर भी ग्राहकों की भीड़ लगी है, जैसे पुराने दिन लौट आए हों। अरे भाई, सुना है क्या? गोविंद के ढाबे पर वापस वही पुराना स्वाद आ गया है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ यार, कल गया था मैं। कसम से रामलाल चाचा की याद ताजा हो गई। पता चला कोई नया रसोईया आया है, नाम है वीरू। और भाई, बारिश में भी क्या बढ़िया इंतजाम किया है। पूरा ढाबा तिरपाल से ढका है। आराम से बैठकर गर्मा गर्म खाना खाने का मजा ही अलग है। गोविंद बेटा, आज तो कमाल कर दिया। ये मछली करी बिल्कुल तेरे पिताजी के हाथ जैसी लग रही है। बाबा, ये सब वीरू की मेहनत का फल है। मैं तो बस भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने उसे मेरे रास्ते में भेजा। वीरू थाली परोसते हुए मुस्कुराता है, पर श्रेय गोविंद को ही देता है। नहीं बाबा, ये तो गोविंद भैया का प्यार और भरोसा है जिसने मुझे ये मौका दिया। असली मेहनत तो इनकी है, जिन्होंने हमें सहारा दिया जब हमारे पास कुछ नहीं था। दोनों के बीच सच्चे भाईचारे का बंधन साफ झलकता है। चंपा रसोई में है, चेहरे पर उलझन साफ है। गोविंद अंदर आता है, हाथ में दिन भर की कमाई के पैसे लिए हुए। चेहरे पर खुशी है। चंपा, आज तो कमाई ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वीरू सच में भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है हमारे लिए। हाँ, सुन तो रही हूँ रोज। गली गली में बस वीरू वीरू की ही चर्चा है। आपका नाम तो कोई लेता ही नहीं अब। ये तुम क्या कह रही हो चंपा? मेरे नाम से क्या फर्क पड़ता है? ढाबा तो चल रहा है ना, कमाई तो बढ़ रही है ना। यही तो हम चाहते थे। पर गोविंद, आजकल मुझे ऐसा लगता है जैसे ये ढाबा अब हमारा कम वीरू का ज्यादा हो गया है। कल पड़ोसन कह रही थी वीरू का ढाबा। मुझे बहुत बुरा लगा सुनकर। चंपा, नाम से क्या होता है? असली बात यह है कि हमारा परिवार खुशहाल है। हमें किसी चीज की कमी नहीं। ईर्ष्या को दिल में जगह मत दो, ये सब बर्बाद कर देती है। माफी चाहती हूँ, शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। बस थोड़ी असुरक्षा महसूस होती है कभी कभी। अचानक जोर से चीखने की आवाज आती है। चंपा अपने कमरे से घबराई हुई बाहर दौड़ती है, हाथ में एक खाली डिब्बा लिए हुए। मेरे गहने कहाँ गए? मेरी माँ के दिए हुए सोने के कंगन, वो सोने का हार, सब गायब है। क्या हुआ चंपा? शांत हो जाओ, ठीक से बताओ। आखिरी बार गहने कहाँ रखे थे तुमने? इसी डिब्बे में, अलमारी में रखे थे। आज सुबह ही तो देखे थे मैंने। कोई तो जरूर आया होगा कमरे में। पड़ोस से आवाज सुनकर कुछ गांव वाले भी इकट्ठा होने लगते हैं। वीरू भी दौड़ कर आता है, पर दादी कहीं नजर नहीं आती। अरे ये तो बड़ी बुरी बात हो गई। पर सुनो, आज सुबह मैंने दादी माँ को अकेले गांव के बाहर की तरफ जाते देखा था, बिल्कुल अकेली। दादी माँ अकेली बाहर गई थी और ठीक उसी समय मेरे गहने गायब हो गए। भाभी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? दादी अपनी जिंदगी में कभी किसी की एक सुई तक नहीं उठाती। ये तो नामुमकिन है। वीरू, मैं कुछ नहीं कह रही, बस सच्चाई सामने रखनी जरूरी है। इतने सालों में ये पहली बार हुआ है जब से दादी माँ यहाँ आई हैं। माहौल में तनाव बढ़ने लगता है। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगते हैं। तभी दादी धीरे धीरे आंगन में दाखिल होती हैं। दादी आते ही माहौल की गंभीरता भांप लेती हैं। सबकी नजरें उनकी तरफ घूम जाती हैं। दादी असहज होकर रुक जाती हैं। क्या हुआ बच्चों? इतनी भीड़ क्यों जमा है यहाँ? चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं सबके? दादी माँ, मेरे गहने गायब हैं। और आप आज सुबह अकेली कहाँ गई थी, ये बताइए जरा। बेटा, मैं तो सुबह मंदिर गई थी दर्शन करने, रोज की तरह। पर बहू,
तू ये क्यों पूछ रही है मुझसे? क्योंकि दादी माँ, आपके जाने के बाद ही मेरे गहने गायब हुए हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं लग रहा मुझे। दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भाभी, ये आप पर इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? दादी ने आज तक किसी का बुरा नहीं सोचा, ये पूरा गांव जानता है। चंपा, बिना सबूत किसी पर, वो भी दादी माँ जैसी निर्दोष बुजुर्ग महिला पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। मैं इल्जाम नहीं लगा रही जी, बस मुझे डर लग रहा है। वो गहने मेरी माँ की आखिरी निशानी थे। बच्चों, शांत हो जाओ। ऐसे में सही रास्ता यही है कि पुलिस को बुलाया जाए। वे जांच करेंगे तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। ठीक कह रहे हैं बाबा। मैं अभी थाने जाकर इंस्पेक्टर साहब को बुला लाता हूँ। दादी माँ, आप घबराइए मत, सच्चाई जरूर सामने आएगी। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी जीप से उतरकर आंगन में आते हैं। चेहरे पर गंभीरता और अनुभव झलकता है। तो बताइए, आखिरी बार गहने कब और कहाँ देखे थे आपने? साहब, आज सुबह अलमारी में रखे थे मैंने। दोपहर होते होते डिब्बा खाली मिला। और घर में उस वक्त कौन कौन मौजूद था? साहब, मैं ढाबे पर था। वीरू भी वहीं था, मेरे साथ काम कर रहा था। घर पर सिर्फ चंपा और दादी माँ थी, और दादी माँ तो सुबह मंदिर गई हुई। माताजी, आप बुरा मत मानिएगा, पर पूछना जरूरी है। आप मंदिर अकेली गई थी? हाँ बेटा, रोज जाती हूँ। आज भी वैसे ही गई थी। पुजारी जी से पूछ लो, वे गवाह हैं। ठीक है, हम पुजारी जी से भी बात करेंगे। कोई और घर में आया था इस बीच? दूध वाला, सब्जी वाला, धोबी? हाँ साहब, आज सुबह धोबी कपड़े लेने आया था। कुछ साड़ियाँ और कपड़े धोने के लिए दिए थे मैंने उसे। धोबी? कौन कौन से कपड़े धोने के लिए दिए थे? जरा विस्तार से बताइए। साहब, मेरी वो लाल रंग की भारी साड़ी भी थी उसमें, वही जो मैं शादी में पहनती हूँ। उसी दिन मैंने गहने पहनकर उतारे भी थे। हो सकता है। भाभी, याद कीजिए, क्या हो सकता है गहने गलती से साड़ी में ही लिपटे रह गए हों और आपने बिना देखे धोबी को दे दिया हो। सब लोग तनाव और उम्मीद के मिले जुले भाव के साथ इंस्पेक्टर के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तभी अचानक फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। धोबी का छोटा सा घर। इंस्पेक्टर और सब लोग वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखकर धोबी घबरा जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? आज सुबह गोविंद के घर से कपड़े लेने गए थे ना? जी साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साफ साफ बताओ, क्या हुआ? साहब, साड़ी धोते समय उसमें से सोने के कंगन और हार मिले। पहले लौटाने का सोचा, लेकिन बच्चे की दवाई के लिए पैसों की जरूरत थी। लालच में आकर मैंने उन्हें शहर के सुनार को बेच दिया। मुझे माफ कर दीजिए। दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बिना सोचे समझे आप पर इल्जाम लगा दिया। बेटा, कोई बात नहीं, सच्चाई सामने आ गई, बस यही सबसे बड़ी बात है। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। गहने भी वापस बरामद किए जाएंगे। इंस्पेक्टर धोबी को अपने साथ ले जाता है। घर का माहौल फिर से शांत हो जाता है और सब लोग राहत की सांस लेते हैं।